चाहे सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आ जाए, चाहे कितनी बार भी सर्विस सेंटर जाना पड़े। ये जो बूट स्पेस हैं आपको रियल बता रहा हूँ, मतलब पार्सल शेल्फ के नीचे वाले। बिल्ड क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल देखते हैं कि जो है वो रैटलिंग वगैरह कितनी डेवलप हो रही है। शहर में बहुत ज़्यादा चलने के लिए अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको मेरे हिसाब से तो हेलो दोस्तों, आजकल जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है गाड़ी लेने में वो हुआ है सब 4 मीटर बाहर को। इसी वजह से मैं कंसल्टेशन में मैक्सिमम जो एक तरीके से प्राइस सेगमेंट देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 10 से 14-15 लाख रुपए का, जहाँ पे मैक्सिमम लोग गाड़ी लेना चाह रहे हैं। ऑन रोड की बात कर रहा हूँ और उनको बहुत ही बेसिक चीज़ों में जो है वो इश्यूज आ रहे हैं पता करने में कि कौन सी गाड़ी उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपके यूज़ के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपको बेस्ट लगेगी। और मैं यहाँ पे आपको सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात बताऊंगा। मैं पेपर स्पेक शीट्स की बात नहीं करूंगा, किसका ऑन पेपर टॉर्क ज़्यादा है, किसका ऑन पेपर बूट स्पेस ज़्यादा है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में कौन सी गाड़ी सब 4 मीटर क्रॉसओवर एसयूवीज में आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगी। कोई भी गाड़ी बेस्ट नहीं होगी, हर गाड़ी में आपको कुछ ना कुछ जो है वो शॉर्टकमिंग्स मिलेंगी, कुछ ना कुछ बढ़िया होता है उनका। तो जो चीज़ें बढ़िया हैं वो आपकी प्रायोरिटीज़ पे मैच होनी चाहिए, तो उससे जो है वो आपकी फाइनल गाड़ी निकल के आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव ड्राइव एंड लेट्स सी कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी सब 4 मीटर क्रॉसओवर है। तो सबसे पहले हम एक सबसे सिंपल बायर के बारे में बात करेंगे। आप ऐसे हो कि आपको जो गाड़ी है वो A to B जाने के लिए चाहिए। आपको इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आपको जो है वो एक बार से ज़्यादा सर्विस सेंटर जाना पड़े एक साल में। आपको रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियस रिलायबिलिटी के साथ आपका ये हिसाब किताब रहता है कि आपका जो है वो शहर में चल जाए गाड़ी, हाईवेज पे चल जाए, आपके फैमिली के लिए डिसेंटली कंफर्टेबल हो, डिसेंट बूट स्पेस हो, मतलब ओवरऑल जो एक तरीके से बैलेंस टाइप का प्रोडक्ट हो। और क्योंकि आपको जो है वो 10-15 साल रखनी है तो आपका मेन जो चीज़ है वो है पीस ऑफ माइंड। और उस पीस ऑफ माइंड के लिए आप थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कह लो या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। मेनली चीज़ जो है वो आपको रिलायबिलिटी है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपका आज भी ब्रेजा 1.5 चाहे मैनुअल में हो चाहे टॉर्क कन्वर्टर में हो, ये बेस्ट गाड़ी है। अब ब्रेजा में एक इशू है, वो ये है कि इसका टैक्स कट होने के बाद भी इसमें उतना जो है वो प्राइस ड्रॉप नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूं कि ब्रेजा का रीसेल वैल्यू जो है ना वो लॉन्ग टर्म में उस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा कर देगी कहीं किसी हद तक। और दूसरा ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड जो है वो उस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा सा ओवरशैडो कर देगा। प्राइस कट कम होने की वजह से सेम प्राइस में दूसरी गाड़ियों में थोड़े आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे और उनका इंटीरियर जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा लाइवली मिलेंगे कंपेयर टू ब्रेजा। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आपको A to B वाला हिसाब किताब है तो ब्रेजा से सिंपल सोबर जो है वो कोई गाड़ी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको शहर में चलना है और ट्रैफिक में भी कोई गाड़ी आपको मैनुअल में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना दे, टर्बो लैग वगैरह ना दे, तो भी जो है वो ब्रेजा आ जाती है। एक 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, बहुत लो एंड से आपको जो है वो बढ़िया टॉर्क दे देता है। बहुत जिसको कहते हैं ना बड़े गियर में जो है आराम से चल लेती है कि आप 20 की स्पीड पे हो, तीसरे गियर से वो आपने उठा दी, 2-3 लोग बैठे हैं, उसमें आपको ब्रेजा में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं रियर सीट स्पेस और बूट स्पेस की बात करूं तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसका ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द फ्यू कार्स है सेगमेंट में दो आराम से कंपैरेटिवली आराम से आपके 3 पीछे लोग बैठा लेती है, 3 एडल्ट्स। और बूट स्पेस भी जो है वो इसका डिसेंट है। बस ये चीज़ है कि इसकी पीछे वाली जो सीट्स हैं वो बेंच टाइप है, मतलब बिल्कुल फ्लैट टाइप की सीट्स हैं, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ उतना कॉन्टोरिंग नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो नॉर्मल फैमिली होती है उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है एज ए फैमिली का। अब आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि ब्रेजा का जो एक्सटीरियर है लुक्स वो अच्छे हैं, मतलब बिग बल्की टाइप की एसयूवी टाइप की लगती है प्रॉपर। लेकिन आपको यह है कि उसका इंटीरियर आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप माइंडसेट आपका सेम ही है, मतलब रिलायबली गाड़ी चाहिए, शहर में कभी कभी चलना है, आराम से चलना है, ओवरऑल हिसाब किताब है। लेकिन आपको इंटीरियर्स जो हैं वो बढ़िया चाहिए। दूसरी चीज़ इंटीरियर के जो फीचर्स हैं उनकी रिलायबिलिटी भी अच्छी चाहिए। तो आप जो है वो सिरोस देख सकते हो, क्योंकि सिरोस का भी जो मेन हिसाब किताब है वो उसी तरीके का है। इवन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसका जो टर्बो मैनुअल है वो शहर में चलाने में सबसे ज़्यादा आसान है कंपेयर टू ऑल अदर टर्बो मैनुअल्स। तो दूसरी जो टर्बो मैनुअल्स हैं उसमें क्या होता है कि आपका क्लच बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है या किसी किसी का हार्ड है, या फिर जो गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है वो बहुत नीचे से जो है वो लो एंड टॉर्क इतना अच्छा नहीं है। सिरोस में आपको टर्बो मैनुअल का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और उसमें एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर आपका बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं होता है और फ्लोइंग टाइप का ट्रैफिक है आपके शहर में, तो आप उसका DCT भी ले सकते हो, जो एक मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि अच्छा गियर बॉक्स है, बहुत ही क्विक शिफ्ट करता है। और इस पर्टिकुलर इंजन गियर बॉक्स के साथ आपको ब्रेजा से बेटर टॉर्क में मिल जाता है। जैसे 4-5 लोग बैठे हों तो थोड़ा आपको टॉर्क बेटर मिल जाएगा, थोड़ा ओवरटेकिंग में सही हो जाएगा। और इंटीरियर के जो लुक्स हैं उसके, दैट इज़
दी ऑलमोस्ट दी बेस्ट इन सेगमेंट। इवन इंटीरियर फिट एंड फिनिश वगैरह सारी क्वालिटी वो सब भी बहुत ही बढ़िया है। तो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी जिसको बोलते हैं वो अच्छी है। दोनों ही ये गाड़ियाँ जो है वो 4-5 स्टार्स हैं। ऐसा सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी गाड़ी में। लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको A to B गाड़ी चाहिए, तो आप फैमिली को भी बैठाते हो लेकिन आप खुद भी बहुत चलते हो, तो आप जो है वो ब्रेजा में CNG ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर आप जो है वो ब्रेजा का मतलब ऊपर वाला मॉडल में आप CNG लेना चाह रहे हैं और आपको बूट स्पेस भी चाहिए, तो वैसे इस सेगमेंट की नहीं है लेकिन बताना मेरा चीज़ है कि आप विक्टोरियस का बेस मॉडल CNG भी देख सकते हो, बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। अब आप ये सोचोगे कि सरोस में मैंने जो है वो टर्बो पेट्रोल GDI और DCT क्यों बता रहा हूँ रिलायबिलिटी में। देखिए, मैंने पहले जैसे बताया कि बहुत ट्रैफिक है, तो जो है वो आप ब्रेजा का ही AT ले लो। फ्लोइंग ट्रैफिक है तो आप इसका DCT ले सकते हो। एंड सिरोस में आप हर मॉडल में, हर DCT मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिल जाता है, उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर सर्विस सेंटर किया का जो है वो आपका ज़्यादा ही दूर है, फिर भी आपको ब्रेजा लेनी पड़ेगी। लेकिन मैंने उस हिसाब से बता दिया कि अगर है अवेलेबिलिटी सर्विस सेंटर की, तो आप एक बार किया सिरोस का अंदर से इंटीरियर देख सकते हो। अब आपका जो माइंडसेट है वो इसके एकदम उल्टा है। आपको यह हिसाब किताब है कि आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए, या फिर जो है वो मैं इसका सर्विस कॉस्ट जितनी भी आ जाए मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उसको अपनी तरीके से, बढ़िया तरीके से, होता नहीं कुछ कोई लोग अपनी गाड़ी मेंटेन बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, चाहे सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आ जाए, चाहे कितनी बार भी सर्विस सेंटर जाना पड़े। तो आप थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियाँ ले सकते हो। जैसे आपके पास स्कोडा काइलैक का ऑप्शन है, जिसमें आगे चल के मतलब 4-5 साल बाद जो है आपका मेंटेनेंस बढ़ सकता है, लेकिन आपको उतना रिलायबिलिटी इश्यूज़ नहीं आएंगे अगर आप सर्विस सेंटर से सर्विस करवाओगे। और जो आपकी महिंद्रा 3XO है वो आप ले सकते हो, स्पेशली GDI मॉडल्स। उसमें मेन चीज़ क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इश्यूज़ ज़्यादा आ सकते हैं, जैसे स्क्रीन हैंग हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसमें हैं। लेकिन मैकेनिकल एज जो है वो इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि गियर बॉक्स वगैरह जो है वो काइलैक और इन दोनों का, ऑटोमेटिक भी अगर ले लो तो भी एसेंस से लिया हुआ है, वो टोयोटा की कंपनी है, तो वो सब रिलायबिलिटी मैकेनिकल पार्ट्स में ठीक है। हो सकता है सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा स्कोडा से कम हो, लेकिन उसी के साथ साथ आपका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी काइलैक से लॉन्ग टर्म में कमी आएगी। तो एक काइलैक हो गई जो हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपका जो है वो सर्विस कॉस्ट बढ़ा दे, और दूसरी आपकी 3XO हो गई जो हो सकता है कि सर्विस सेंटर पे थोड़ा सा आपका जाना बढ़ा दे। लेकिन दोनों ही गाड़ियां जो हैं बहुत ही फन टू ड्राइव हैं। अगर आप बिल्कुल ये पूछोगे कि लाइट एंड ईजी कटने अटने में कौन सी ज़्यादा अच्छी फील होती है, तो वो काइलैक है। और अगर आप ये बोलोगे कि जो एक तरीके से कह लो बड़ी भारी भरकम गाड़ी वाली जो फील है, हाईवेज पे जो है जो चिपक के चलने वाली फील है, वो कौन सी फील होती है, तो वो आपकी 3XO है। बेसिक फ़र्क दोनों में सबसे बड़ा ये है कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और पीछे वाले लोग 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा नहीं हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, तो जो है आप काइलैक की तरफ जाओ। अगर आपको 5 बिठाने पड़ते हैं कभी कभी, तो आप 3XO की तरफ जाओ। अगर आपको ये है कि जो है वो आपको बहुत बड़ा बूट स्पेस चाहिए, बूट स्पेस ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी है, तो काइलैक की तरफ जाओ। और अगर आपकी प्रायोरिटी उतना बूट स्पेस नहीं है, आप स्मार्टली पैक कर लेते हो और पैसेंजर्स आपकी प्रायोरिटी हैं, मतलब बड़ी चौड़ी गाड़ी, तो आप 3XO जा सकते हो। लेकिन जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट दोनों का बढ़िया है और दोनों ही बहुत तेज़ भागती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इन दोनों गाड़ियों में कि आप इनका मैनुअल थोड़ा सा स्किप करना। दोनों ही में जो है वो थोड़ा सा अजीब सा है मैनुअल गियर बॉक्स। गो विद द ऑटोमेटिक्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों का ही ऑटोमेटिक काम करता है। लेकिन इफ़ यू हैव टू गो विद मैनुअल देन गो विद 3XO, क्योंकि काइलैक का जो क्लच वगैरह है वो मैंने 3-4 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी चलाई थी, काफ़ी हार्ड हो चुका था। और 3XO का कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी लाइट है उसका क्लच। तो इफ़ यू हैव टू हैव मैनुअल देन आपकी 3XO। अब आपकी ओवरऑल थिंकिंग सेम है, वही जैसे मैंने पहले बताया कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और चलाने में मज़ा आए, लेकिन जो है वो आपको चलना बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है। ज़्यादातर जो है वो आप 1500-2000 किलोमीटर चलते हो, उसमें 60-70 किलोमीटर्स पर डे आपका हाईवेज वगैरह भी होते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है विच आर 3XO एंड नेक्सॉन का डीजल वेरिएंट। और उसमें भी अगर आपको 2-2.5 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, तो आप नेक्सॉन का डीजल ज़्यादा प्रेफर करो। नेक्सॉन का डीजल जो है वो अच्छा भागता भी है, थोड़ा सा कह लीजिए अनरिफाइंड है कंपेयर टू 3XO, लेकिन वही बात है कि ज़्यादा चलने में आपके 2 किलोमीटर पर लीटर से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लॉन्ग टर्म में, तो आप नेक्सॉन डीजल की तरफ जा सकते हो। बढ़िया गाड़ी है। अब आपको ये है कि जो मेरी बहुत रनिंग तो है, लेकिन मेरी काफ़ी सिटी में भी रनिंग है, तो उस हिसाब से आपको DPF क्लॉग वगैरह का इशू ना आना चाहिए नेक्सॉन में, तो आप जो है वो उसका CNG काउंटर पार्ट ले सकते हो। लेकिन वही बात है कि नेक्सॉन का जो पेट्रोल इंजन है वो आपको नॉर्मल पेट्रोल नहीं लेना है। मैक्सिमम जो टर्बो पेट्रोल्स इंजन है इस सेगमेंट में, उसमें सबसे कम पावर और सबसे ज़्यादा नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस आपको नेक्सॉन के पेट्रोल और उसी के CNG में फील होगी। तो इस वजह से जो है आपको नेक्सॉन का CNG तभी लेना है जब आपको टर्बो पेट्रोल का थोड़ा बहुत जो है वो किक चाहिए हाईवेज पे और सिटी में, लेकिन आप उतना
एवरेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, या फिर किसी मेट्रो सिटी में रहते हो, आपको थोड़ा डर लगता है डीपीएफ इश्यूज से सिटी में चलने में, या फिर जो है वो डीजल आगे बंद हो जाए डीजल बैन से, तो आप नेक्सॉन का सीएनजी ले सकते हो। कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है उसके साथ, बस थोड़ा सा कोर्स फील होगा आपको चलाने में, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आती है। अब अगर हम वेरिएंट्स की बात कर लें इन गाड़ियों में, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे काइलैक में क्या है कि आप जो है वो सिग्नेचर ऑटोमेटिक ले सकते हो, उसमें हिल होल्ड नहीं आता, लेकिन ऑटोमेटिक का जो क्रीप फंक्शन है वो उसको एक तरीके से बराबर कर देता है। दूसरी चीज़, उसका जो स्क्रीन अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, तो आप स्कोडा से ही जो बड़ी वाली टच स्क्रीन प्लस रियर कैमरा का कॉम्बिनेशन है वो आप अलग से बाय कर सकते हो। 25-26 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के आपको सिग्नेचर ऑटोमेटिक बढ़िया एक तरीके से कॉम्बो मिल जाएगा उस प्राइस पॉइंट पे। 3XO में आप जो है वो MX3 और AX5 का जो हिसाब किताब है, अगर आपके पास कम पैसे हैं, आपको एक बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, तो आप MX3 ले सकते हो। ऐसा जिसके इंटीरियर बहुत खूबसूरत नहीं लगेंगे देखने में, लेकिन आपके पास क्रूज कंट्रोल है, सारी चीज़ें हैं, फैब्रिक सीट्स हैं, विदाउट वेंटिलेटेड सीट्स, तो फैब्रिक सीट्स बढ़िया रहती हैं। और या फिर आप 3XO का सबसे ज़्यादा बिकने वाला AX5 ले सकते हो। इवन उसके ऊपर जो रेवेक्स A आता है उसमें भी बहुत ही बढ़िया है, 60-77,000 डालो और जो है वो आपको पैनोरामिक सनरूफ, GDI इंजन वगैरह मिल जाता है, बढ़िया है हिसाब किताब। अगर आप वेरिएंट्स देखो तो ये वाले वेरिएंट्स बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी है, जो बीच का हिसाब किताब है। अगर आप बिल्कुल ही लोअर वेरिएंट में चले जाओगे तो मैं बोलूँगा कि 3XO के फिर भी वेरिएंट्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, स्पेशली द रेवेक्स M वेरिएंट, अगर आपको मैनुअल ही लेनी है तो। एक मैं बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ, इन गाड़ियाँ जितनी भी मैंने आपको बताई, फन टू ड्राइव वाला हिसाब किताब के साथ साथ इन तीनों गाड़ियों की आपको सेफ्टी और राइड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है। इन तीनों ही गाड़ियों में अगर बहुत बड़े बड़े बम्प्स आ जाएं या फिर जो है वो अनड्यूलेशंस हाईवेज पे आ जाएं, वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल रहती हैं। और मैंने कंफर्ट की अलग से वीडियो बना दी है, वो आप देख लेना जाके। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग कार्स इन द एंटायर सेगमेंट। इवन सेफ्टी वाइज भी बहुत ही अच्छी है। आपको ऑब्वियसली एक्टिव सेफ्टी बेटर चाहिए, बेस्ट चाहिए, तो आप जो है 3XO का ADAS वाला वेरिएंट ले सकते हो। अब कुछ स्पेसिफिक यूज़ की बात कर लेते हैं। जैसे लेट्स से कि आपको रियर सीट और उसका स्पेस हो गया, उससे उतना मतलब नहीं है, और आपको पैसिव सेफ्टी जो है वो उससे इतना मतलब नहीं है, और आप ज़्यादातर ट्रैफिक में चलाते हो गाड़ी, लेकिन कभी कभी जो है वो हाईवेज पे भी खूब चलाते हो, अगर अच्छी खासी चलाते हो, तो आपको एक डीजल ऑटोमेटिक चाहिए, तो आप जो है वो सोनेट का डीजल ऑटोमेटिक ले सकते हो। अभी हम वेन्यू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अक्टूबर एंड में वेन्यू का न्यू जनरेशन आ रहा है, तब उसकी बात करेंगे। अभी की वेन्यू बिल्कुल स्किप कर देना। और सोनेट का डीजल ऑटोमेटिक जो है वो उस सेंस में बढ़िया हिसाब किताब कर देता है, क्योंकि सिरोस का डीजल ऑटोमेटिक उससे लगभग 130 किलो भारी है, तो सिरोस एफिशिएंट नहीं है। लेकिन सोनेट डीजल में भी और इवन पेट्रोल मैनुअल में भी एफिशिएंट है। तो इसका जो है वो टर्बो पेट्रोल इंजन 10 से ऊपर एवरेज दे देता है, और डीजल ऑटोमेटिक भी बढ़िया ओवरऑल जो है वो 15-16 का एवरेज दे देता है। तो अगर आप DPF क्लियर करने के लिए हर हफ्ते में एक बार जो है वो होता नहीं है कि लगभग 100-150 किलोमीटर हाईवे पे भी निकल जाते हो और अच्छी खासी आपकी रनिंग है, तो आप सोनेट का ये वाला वेरिएंट ले सकते हो। और आपको सिरोस के थोड़ा डिज़ाइन से दिक्कत है, लेकिन आप पीछे वाला रियर सीट स्पेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। वही बात आ जाती है कि कहीं आपको जो है वो डिज़ाइन अच्छा मिल रहा है किया में, और कहीं रियर सीट स्पेस बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो आप जो है वो सोनेट का भी ले सकते हो। लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ है। ऐसे ही मैं दूसरे एक स्पेसिफिक यूज़ पे आ जाता हूँ। जैसे अभी मैंने जस्ट जो है वो कंसल्टेशन लिया था, उसमें उन्होंने बोला कि मेरे को 600-700 किलोमीटर चलना होता है, और मेरे को उतना एफिशिएंसी से, इतना एवरेज से इतना मतलब नहीं है गाड़ी में, और मेरे को एक सस्ते में जो है वो 10-11 लाख रुपए ऑन रोड पे एक टर्बो ऑटोमेटिक चाहिए, और उसके साथ साथ उनको सेफ्टी और रियर सीट जो है वो कंफर्ट वगैरह और ओवरऑल बूट स्पेस वगैरह भी ठीक चाहिए। तो उस टाइम पे आपके पास जो है वो मैग्नाइट और काइगर का CVT टर्बो जहाँ से स्टार्ट होता है, वो वाले वेरिएंट्स बहुत ही बढ़िया हैं। बिल्कुल ही आप टॉप पे चले जाओगे तो वो फिर एंटर हो जाएगा काइलैक और 3XO की कैटेगरी में, लेकिन जहाँ से स्टार्ट होते हैं वेरिएंट्स वो लगभग 10-11 लाख रुपए ऑन रोड पड़ते हैं, और वो गाड़ियाँ जो हैं चलाने में, मतलब जो एक्सेलरेशन वगैरह है टर्बो CVT का वो काफ़ी अच्छा है। नेक्सॉन के टर्बो AMT से तो बेटर ही है। और जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे आपकी अमेज हो गई या फिर अब फ्रॉन्क्स हो गई, उनका जो 1.2 के साथ ऑटोमेटिक है, वो भी इतना जो है पावर नहीं जनरेट करता है, मतलब तो उससे तो बहुत ही पावरफुल भी है, और फन टू ड्राइव भी ज़्यादा है, पीछे स्पेस भी अच्छा है दोनों मैग्नाइट और काइगर में, और इवन इनफैक्ट बूट स्पेस भी अच्छा है। तो ओवरऑल गाड़ियाँ अगर आप देखी जाए तो ये गाड़ियाँ काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है टर्बो CVT वाले एंट्री लेवल वेरिएंट्स में। अब इनमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर आप सर्विस सेंटर की डीलरशिप्स देखो आसपास, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जो है वो आपका सर्विस सेंटर नहीं होना चाहिए। अगर किसी का सर्विस सेंटर नहीं है आपके घर के आसपास, तो लुक फॉर अदर ऑप्शंस, क्योंकि आप खुद सोचो कोई छोटी मोटी चीज़ भी ख़राब हो गई, गाड़ी खड़ी हो गई, तो आप देने जाओगे, या फिर जो है वो आप जब गाड़ी दोगे तो पूरा दिन कट जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि एक दिन छोड़ दो,
तो फिर जो है आप वापस कैसे आओगे, बस से आओगे क्या वापस? तो अगर आप सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी देखो तो ऑब्वियसली मारुति, हुंडई और आपकी टाटा महिंद्रा इनकी आसपास काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप बाकी ब्रांड्स की देखो, जैसे जो है वो उसके बाद आपकी किया आ जाती है, रेनो आ जाती है, और उससे कम जो है वो आपकी निसान और स्कोडा आ जाती हैं। तो इस हिसाब से सर्विस सेंटर के हिसाब से आप लेना गाड़ी, बहुत दूर नहीं होना चाहिए सर्विस सेंटर। ये सिंपल सी मैं बात आपको बता दूँ। टाटा के और महिंद्रा के केस में मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके आसपास, घर के आसपास विसिनिटी में 50-60 किलोमीटर के एरिया में 2 सर्विस सेंटर हों तो और अच्छा है। अगर एक ही है और बेसिकली दूसरा सर्विस सेंटर 100 किलोमीटर दूर है, तो आपका जो लोकल सर्विस सेंटर है उसका एक बार रेपुटेशन देख लो, उसके जो ओनर्स हैं गाड़ियों के, उनसे एक बार बात करके देख लो अगर हो सके तो। क्योंकि वही बात है, गाड़ियाँ जो है वो सालों सालों के लिए आती हैं, एक बार आप फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। दैट इज़ वाई कि एक से ज़्यादा सर्विस सेंटर हों इन दोनों कंपनीज़ के तो बढ़िया रहता है। और सर्विस सेंटर से याद आया, सोचा बता दूँ, इस सेगमेंट की वैसे बात नहीं है, लेकिन जो है वो अगर आपके घर के आसपास सिट्रोएन का सर्विस सेंटर है तो आप इसी प्राइस में अगर आप गाड़ी देख रहे हो 14-15 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड, तो आप बसॉल्ट एक्स भी एक बार दे सकते हो। फीचर्स ढंग के आ ही गए हैं उसमें, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ है ही। आपको जो है वो अच्छा खासा स्पेस प्लस बहुत बड़ा बूट स्पेस प्लस उसकी जो राइड क्वालिटी और ओवरऑल हिसाब किताब है, जो चलने का पैटर्न है, सीट्स का कंफर्ट है, जो ओवरऑल इंसुलेशन है, वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब एक प्रॉपर 4.3 मीटर का गाड़ी वाला है, वो चीज़ें। छोटे छोटे स्पेसिफिक पॉइंट्स में आ जाते हैं। अगर आपको जो है वो एडल्ट्स 5 बिठाने हैं, मतलब आपको ये है कि प्रॉपर 5 सीटर चाहिए, तो आप 3 गाड़ियां हैं, 3XO, नेक्सॉन और ब्रेजा, ये कंपैरेटिवली बेटर तरीके से 5 एडल्ट्स बिठा लेती हैं कंपेयर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट। तो ये बात है कि अगर आपके जो है वो घर में 5 लोग हैं तो आप सोनेट, वेन्यू और काइलैक, इनसे थोड़ा सा जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे तो पता है क्या, मेरे एक बार कमेंट आया था कि हम तो ऑल्टो में 6 बिठा लेते हैं, तो भैया वो उस तरीके की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो ढंग के लोग हैं, जो पीछे जो है वो सीट बेल्ट भी लगाना पसंद करते हैं, बीच वाला भी बंदा जो एडल्ट बैठे वो अच्छे से बैठे सीट बेल्ट लगा के, तो 5 से ज़्यादा सीट बेल्ट तो होती नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत लोग बात नहीं करते हैं वो ये है कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के गाड़ी लेते हो और आप सिर्फ जो है वो सेफ्टी स्कोर से नहीं मैप करते हो कि भाई चाइल्ड सेफ्टी में जो है वो 5 स्टार है, और एक्चुअल में चाइल्ड सीट्स यूज़ करते हो, तो आपको पता होगा कि एक चाइल्ड सीट पूरा एक जो है वो स्पेस घेर लेती है एक एडल्ट का। तो उस तब भी अगर आपको एक चाइल्ड सीट के साथ 4 एडल्ट्स बैठाने हैं, अपनी वाइफ को या फिर अपनी मदर को जो है वो पीछे बिठाना है चाइल्ड सीट के बराबर में, तो भी जो है वो आप इन 3 गाड़ियों में ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और इन तीनों गाड़ियों की सेफ्टी भी ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चाइल्ड सीट्स के साथ अगर आपको 4 एडल्ट्स बिठाने हैं या फिर आपको 5 एडल्ट बिठाने हैं, तो ये 3 गाड़ियाँ बेस्ट हैं। अब हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे अगर बूट स्पेस की बात कर लें, तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको किया सेरोस में मिलता है, क्योंकि उसमें डेप्थ भी है, नीचे भी बहुत है वो, और हाइट में भी बहुत है, सीटें वीटें बहुत उसकी ऊंची हैं। तो बूट स्पेस जो है वो ओवरऑल सेरोस का बहुत ही बड़ा है। सेकंड नंबर पे आपका जो है वो काइलैक का आता है। मैं सारे जो बूट स्पेस हैं आपको रियल बता रहा हूँ, मतलब पार्सल शेल्फ के नीचे वाले। और मैं आपको रियल बूट स्पेस में एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ बताऊँ कि जो सेल्टॉस, क्रेटा और ग्रैंड विटारा का जो रियल बूट स्पेस है पार्सल ट्रे के नीचे, वो मैक्सिमम 4 मीटर, सब 4 मीटर क्रॉसओवर से कम है। तो जितनी भी सब 4 मीटर गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका बूट स्पेस बहुत है, विच आर काइलैक, सेरोस, इवन मैग्नाइट, काइगर, सोनेट, इन सब का जो एक्चुअल रियल बूट स्पेस है वो तीनों 4.3 मीटर गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं उनसे ज़्यादा है, सेल्टॉस, क्रेटा और ग्रैंड विटारा से। अगर आपको रियर सीट का नी रूम, मतलब पीछे जो लोग बैठते हैं वो मे बी 6 फुट 2 इंच के हैं, अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो जो है वो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, विच आर सेरोस और 3XO। और अगर आपको एक तरीके से कह लो कि रियर नी रूम और बूट स्पेस का कॉम्बो चाहिए, तो जो एडजस्टेबल कॉम्बो है वो तो सेरोस का ही है, लेकिन अगर नॉन एडजस्टेबल कॉम्बो में आपको बताऊं तो मैग्नाइट काइगर का बहुत बढ़िया है। बूट्स पे भी बहुत बड़ा है और रियर्स में नी रूम भी अच्छा है। अब हम सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो मैंने सेफ्टी के बारे में आपको बता ही दिया है। कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट में सोनेट के अलावा, सोनेट वेन्यू के अलावा पैसिव सेफ्टी में बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ऑलमोस्ट सभी के 4-5 स्टार्स हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सेफ्टी में। बिल्ड क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल देखते हैं कि जो है वो रैटलिंग वगैरह कितनी डेवलप हो रही है, इंटीरियर फिट एंड फिनिश कैसी है गाड़ी के, वो ओवरऑल हिसाब किताब। तो अगर आप जो है वो इंटीरियर से देखो तो सेरोस की, सोनेट की और वेन्यू की जो बिल्ड है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब राइट बिल्कुल फिट एंड फिनिश है पैनल्स की, और जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं, मतलब आपकी 3XO, नेक्सॉन, काइलैक, मैग्नाइट, काइगर और ब्रेजा, इन सब में मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा रैटल्स डेवलप हो जाएंगे
तो अगर आपको द बेस्ट फिट एंड फिनिश हिसाब किताब चाहिए तो अभी फॉर नाउ आप जो है वो सिरोस और सोनेट देखो, वरना आप वेन्यू का वेट करो अक्टूबर एंड में। एक बहुत ही जो है और स्पेसिफिक चीज़ है विच इज़ गियर बॉक्स की रिलायबिलिटी। देखिए मैनुअल में तो जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टर्बो पेट्रोल मैनुअल्स होते हैं उनका क्लच पे लोड ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा टॉर्क की वजह से। तो इसी वजह से अगर मैनुअल देखा जाए तो आपका ब्रेजा का थोड़ा ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक्स में देखें तो क्यों ज़्यादा रिलायबल होता है वो मैंने अपनी गियर बॉक्स वाली वीडियो में बना रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा रिलायबल आपके टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स होंगे। जैसे आपका ब्रेजा में टॉर्क कन्वर्टर आता है, 3XO में आता है, काइलैक में आता है। सेकंड नंबर पे आपका जो है वो कंपैरेटिवली CVTs होंगे जो मैग्नाइट गाइगर के टर्बो में आते हैं। और जो लास्ट नंबर पे आएंगे वो आएंगे DCTs या DCA। तो जो नेक्सॉन का एक तरीके से DCA आता है वो मैं उसको लास्ट में रखूँगा। लेकिन समझ लीजिए इनमें जितने भी DCTs हैं उसमें भी जो रिलायबिलिटी में सबसे ऊपर होगा वो होगा सिरोस का DCT, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें EPB हर मॉडल में आता है। तो वो आपका ब्रेक लगा के खड़ा हो जाएगा और आपका गियर जो है डिसंगेज कर देगा अगर आप EPB विद ऑटो होल्ड यूज़ करोगे तो। लेकिन वही बात है कि अगर आपका जो है वो शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, फ्लोइंग ट्रैफिक है, हमेशा सेकंड थर्ड गियर में गाड़ी चलती रहती है, तो आपको उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन DCTs और DCAs के मामले में। अब आप अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये देखो कि नहीं यार मेरे को कम चलना होता है, 1000 किलोमीटर के आसपास, मतलब डिसेंट चलना होता है, और मेरे को पेट्रोल गाड़ी ही जो है वो ज़्यादा सूट कर रही है, और मेरे को शहर में भी काफ़ी चलना है, लेकिन मेरे को एवरेज थोड़ा जो है वो बेटर चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा ब्रेजा की तरफ। ब्रेजा जो है वो फिर भी कंपैरेटिवली जो है वो बाकी दूसरी गाड़ियों से शहर में एवरेज सिटी कंडीशन में बेटर दे देती है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि 20 की स्पीड पे वो भी थर्ड गियर पे चल सकती है आराम से। दूसरी टर्बो पेट्रोल्स गाड़ियों में प्रॉपर टर्बो लैग होता है। अगर आप टर्बो पेट्रोल्स में पूछो मेरे से तो सोनेट का जो है IMT टर्बो वो आपको 10 से ऊपर एफिशिएंसी दे देगा। लेकिन बाकी जितने भी टर्बो पेट्रोल्स हैं ट्रैफिक कंडीशंस में जो है, चाहे आपका सिरोस हो क्योंकि वो सोनेट से 130 किलो भारी है, नेक्सॉन हो, 3XO हो, काइलैक हो, वो सब 10 से कम एवरेज देते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक 7, 8, 9 ऐसे देते हैं, सारे 10 से कम ही देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको ब्रेजा और आपको सोनेट IMT थोड़ा सा जो है वो 10 से ऊपर दे देंगे, ब्रेजा थोड़ा और ज़्यादा दे देगी, 11.5 दे देगी। कंपैरेटिवली स्पीकिंग अगर शहर में आपको इन सब गाड़ियों में से ज़्यादा एवरेज चाहिए तो जो है आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, मे बी फ्रॉन्क्स और बलिनो के सेगमेंट में। इनमें आपको कोई बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं देगा। हाईवे अगर एवरेज की बात करें तो जितने भी टर्बो पेट्रोल्स हैं सब डिसेंट दे देते हैं एवरेज। तो अगर हम क्रूज कंट्रोल पे लगा के चलें 80-90 पे, 90 के आसपास, अगर 90-100 पे चलें तो आपको जो है वो सारे ही ये गाड़ियाँ 16 से 18 के बीच में एवरेज दे देती हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। तो सैडली स्पीकिंग वही बात है कि अगर किसी का ऐसा यूज़ है कि बहुत ज़्यादा सिटी में यूज़ है और उनको जो है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एक ऐसी गाड़ी चाहिए तो बहुत अच्छा एवरेज देते, तो इस सेगमेंट में हमें हाइब्रिड्स नहीं मिलते हैं। हाइब्रिड्स आपको मिनिमम 16,30,000 जो है वो विक्टोरियस हाइब्रिड मिलेगा। तो ये बात है, अगर आप रुक सकते हो लगभग 8-9 महीने तो जो है वो मारुति सीरीज़ हाइब्रिड्स ला रहा है। मैंने बताया था पहले भी कि 2026 में आपको फ्रॉन्क्स में जो है वो सीरीज़ हाइब्रिड मिल जाएगा, जो आपका जो रोज़ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसमें अच्छा एवरेज देने के मतलब काबिलियत रखता है। लेकिन अभी तक ये जितने भी टर्बो पेट्रोल्स हैं इनमें किसी का भी कुछ खास एवरेज नहीं है, आपको कंपैरेटिवली कम ही चलना पड़ेगा। और अगर आप डीजल लोगे तो आपका जो है वो शहर में चलने में DPF एरर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको शहर में बहुत ज़्यादा चलने के लिए अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको मेरे हिसाब से सीरीज हाइब्रिड्स का वेट कर लेना चाहिए। तो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट दिस सेगमेंट, जिसमें मैंने आपको जो है वो हर चीज़ के हिसाब से बता दिया है। जिस तरीके का आपका यूज़ है उस तरीके की आपकी गाड़ी ले सकते हो। और लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।